नमस्कार। मैं जनपद श्रीओम गौतम। बहराइच जल रहा है, इसके जलने के पीछे कारण क्या है हम उस पर पूरी आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, जो शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं, वो देश के लिए कितने खतरनाक है उसकी भी पड़ताल हम करेंगे। बहराइच में दरअसल मूर्ति विसर्जन के लिए एक बड़ा जुलूस निकल रहा था। बहराइच की तहसील है महसी और महसी का महाराजगंज इलाका है जहां ये सब हुआ है। उस जुलूस के ऊपर एक छत से पथराव किया जाता है। पथराव का विरोध उस जुलूस में शामिल भक्त करते हैं और वहां जो अधिकारी होते हैं, एसडीएम और एसएचओ जो होते हैं वहां के क्षेत्र के, या जो सीओ होता है, उस एसडीएम की तरफ से माइक पे ये बोला जाता है कि आप लोग चलिए, जब लोग विरोध करते हैं पथराव का, हम इनके ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये वो जड़ है जो इस पूरे के पूरे वारदात की, इस पूरी घटना के पीछे छुपी हुई है, जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसके वीडियो तमाम पड़े हुए हैं और सरकार अब उनकी जांच कर रही है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद में एसडीएम और एसएचओ जैसे जो अधिकारी हैं छोटे स्तर के, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल हुआ ये था कि जब ये जुलूस जा रहा था, गाने बज रहे थे और उसके बाद में अब्दुल हमीद नाम के एक शांतिप्रिय व्यक्ति की छत से पत्थरबाजी होती है जुलूस के ऊपर। पहले ये कहा जाता है कि आप डीजे बंद कर लो और उसके बाद फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। पत्थरबाजी का विरोध उसमें शामिल लोग करते हैं, पुलिस से कहते हैं कार्रवाई करो। एसडीएम माइक पर ये हल्ला मचाते हैं कि हम इस पर मुकदमा लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे। यानी कि बजाय त्वरित कार्रवाई करने के पुलिस केवल मुकदमा लिखने की बात कर रही होती है और उन लोगों को चुप कराने की बात करती है जो पत्थरबाजी का विरोध कर रहे थे। उसके बाद में उस घर से एक लड़का निकलता है और डीजे का, जो ट्रॉली पर डीजे बज रहा था, उसकी पेन ड्राइव को लेकर भाग जाता है, जिसके विरोध में जो युवक जिसकी मौत हुई है, जिसको 4 गोलियां मारी गई हैं, वो उसके घर में घुस जाता है और वहां पर एक झंडा लगा होता है, उस झंडे को उतार के अपना झंडा लगाने की और उसकी पेन ड्राइव मांगने की कोशिश करता है। इसी दौरान में अब्दुल हमीद के घर में से 4-5 गोलियां चलाई जाती है और वो गोलियां लगती है राम गोपाल मिश्रा नाम के उस युवक को। उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये सब पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में होता है। पुलिस का वहां पर कम से कम 50 से 60 का बल था। उसके बावजूद जो पुलिस होती है या जो अधिकारी होते हैं, उन गोलीबाजों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि पुलिस के पास पूरे हथियार थे। और पुलिस को ये हथियार इसीलिए दिए गए होते हैं कि जब भी कोई उपद्रवी या कोई अपराधी तत्व इस तरीके की हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको लेकर काउंटर कार्रवाई करे। और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्यमंत्री ने छूट भी दे रखी है कि कोई भी अपराधी अगर भाग रहा है या उपद्रव कर रहा है तो उस पर बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज में ये सब नहीं हुआ और इसकी परिणति हुई दंगे में। क्योंकि राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है, उसको बचाने के लिए जो लोग जाते हैं उन पर भी हमले होते हैं, चाकू से, गोलियों से उन पर प्रहार होते हैं और उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चलती है, बल्कि पुलिस लाठियां चलाती है उन लोगों पर जो इस पूरी वारदात का विरोध कर रहे थे, जो पत्थरबाजी का विरोध कर रहे थे, जो पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद लोग भड़क जाते हैं और पुलिस के खिलाफ ही प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आसपास के इलाकों में दंगा भड़क जाता है। अब इसको लेकर जो रिपोर्टिंग हुई उसमें मैं 2 चैनलों का नाम आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जिन्होंने एकदम नीचता की सारी हदें पार कर दी। उनमें से एक था एनडीटीवी। उसने खबर चलाई कि डीजे बजाया गया, डीजे के ऊपर विवाद हुआ और उसके बाद एक घर पे लगे हुए इस्लामिक झंडे को उतारने एक युवक जाता है, जिसके बाद झगड़े में गोली चलती है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज था, वो भी यही सब कह रहा था कि यहाँ पर भड़काऊ गाने चलते हैं, उसका विरोध होता है, उसके बाद एक लड़का जबरदस्ती झंडा बदलता है और इसी दौरान में गोली चल जाती है। यानी अब आप देखिए कि आज की डेट में एनडीटीवी अदानी का चैनल है,
लेकिन वहां काम करने वाले, वहां के पूरे की पूरी कार्रवाई को चलाने वाले आज भी वही कम्युनिस्ट विचारधारा के, देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जो सच्चाई आपके साथ सामने नहीं लाते बल्कि एक सेट एजेंडा को ही पेश करते हैं, जो कभी रवीश कुमार जैसे लोग या राजदीप जैसे लोग एनडीटीवी में चलाया करते थे। उसी तरीके से एबीपी न्यूज का भी सबको पता है कि इसके मालिक कौन है और उसमें किस तरीके का एजेंडा चलाया जाता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के असमाजवादी नेता अखिलेश यादव भी इस पर बयान दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि वहां पर ये जांच होनी चाहिए कि किस तरीके के गंदे गंदे भड़काऊ गाने चल रहे थे, जिसका विरोध हुआ और उसी विरोध के तहत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई। जिसका विरोध हुआ और उसी के तहत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई। अखिलेश यादव ने भी उस पूरी घटना को अपने हिसाब से पेश किया और यह भी कह दिया कि जब 2027 में हमारी सरकार आएगी तो इस तरीके के सभी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मुस्लिम इलाका था तो उस इलाके से गाने बजाने की और मूर्ति विसर्जन का जुलूस ले जाने की जरूरत क्या थी। अब सवाल ये बनता है कि महसी तहसील के महाराजगंज का जो इलाका है वो मेन रोड है और मेन रोड से होकर अगर कोई मूर्ति विसर्जन यात्रा जा रही है, वो गाना भी बजा रहे हैं, पहले आप उनकी रिकॉर्डिंग लाइए और उन अधिकारियों के ऊपर भी अब ये सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए कि चूंकि पुलिस कहीं भी अगर इस तरीके की चीजों को कवर कर रही होती है, प्रोटेक्शन दे रही होती है, तो पुलिस का एक या दो व्यक्ति उसका वीडियो भी बना रहे होते हैं। अब पुलिस के वो वीडियो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेक करने चाहिए कि जब पहली बार पथराव हुआ और उस पथराव के बाद में बजाय उन पथराव करने वाले उपद्रवी तत्वों, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने के, पुलिस वालों ने या एसडीएम ने, जो भक्त लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जो प्रदर्शन करने लगे थे, जो मांग करने लगे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की, उनके ऊपर ही लाठीचार्ज क्यों किया? पुलिस के पास असले थे। जब 4-4 गोलियां चली रामगोपाल मिश्रा के ऊपर तो पुलिस की तरफ से एक भी जवाबी गोली क्यों नहीं चली या वो हवाई फायर भी क्यों नहीं हुआ? अगर पुलिस ने हवाई फायर भी किया होता तो अपराधियों के मन में एक डर होता। लेकिन चूंकि ऐसा देखने में आता है कि जब जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण वाली पार्टियां ज्यादा बढ़ जाती है, उनको एक शक्ति मिल जाती है, उसके बाद पूर्वांचल में इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। जब जब सपा बसपा का राज आता है तो पूर्वांचल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे मुस्लिम माफिया पैदा हो जाते हैं और उनका आतंक लोगों को झेलना पड़ता है। इस दंगे के पीछे भी उसी की एक प्रतिक्रिया है। लोगों ने प्रतिक्रिया इसलिए की कि जो भी वहां हुआ था उसके ऊपर पुलिस और जो प्रशासन था, एसडीएम वगैरह थे, उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। जो भी अपराधी थे उनमें से एक दो तो एकदम से पकड़ा गया, लेकिन बाकी को पकड़ने में टाइम लगा। कुछ लोग उसमें से भाग गए और इसी वजह से जो स्थानीय लोग थे वो भड़क गए। उन्होंने जहां भी देखा शोरूम में, घरों में आग लगा दी। लेकिन अब जो उसकी रिपोर्टिंग हो रही है वो ये नहीं दिखा रही है कि घटना क्या थी, कैसे भड़की। अब जो ज्यादातर चैनल हैं एनडीटीवी, एबीपी टाइप के, वो ये दिखाने में लगे हुए हैं कि देखो दंगाइयों ने किसकी घर में, दुकान में आग लगाई है। वो पंचर की दुकान दिखा रहे हैं, शोरूम दिखा रहे हैं, किसी का घर दिखा रहे हैं। यानी यहाँ भी वो जो एक पक्ष विशेष है या वर्ग विशेष है जिसे शांतिप्रिय कहते हैं, और जो हमेशा जब भी कहीं भी, चाहे मूर्ति विसर्जन दुर्गा माता का हो या फिर गणेश जी का हो या किसी इसी तरीके के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, कभी कभी जागरणों पर भी जो पत्थरबाजी करते हैं, अब भी उनको विक्टिम कार्ड के तहत बचाने की या उनको ही विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल हमीद की छत पर वो पत्थर कैसे इकट्ठे हुए इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और इसमें प्रशासन की भी गलती है कि जब भी इस तरीके की यात्राएं निकलती हैं, आप पहले से उनको सेंसिटिव एरिया घोषित कर देते हो, मुस्लिम बहुल इलाका घोषित कर देते हो, तो फिर ड्रोन के माध्यम से उन छतों की जो आसपास ऐसे लोगों की होती हैं जहां हरे झंडे लगे रहते हैं या काले झंडे लगे रहते हैं, उनकी जांच क्यों नहीं की जाती? और इस मामले में क्यों जांच नहीं की गई कि अब्दुल हमीद की छत पर इतने सारे पत्थर क्यों जमा करके रखे हुए थे? इस पर अखिलेश भी कोई जवाब नहीं देंगे और ना एनडीटीवी या एबीपी के तथाकथित सच का साथ देने वाले पत्रकार।
यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में इंडिया टीवी ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की। उन्होंने वो वीडियो भी दिखाए, वो तमाम फुटेज भी दिखाई, जिससे स्पष्ट पता चल रहा है कि दंगा और वो गोलीबाजी हुई उसकी पूरी घटनाक्रम क्या था। सीधे तौर पर उन वीडियोज में ये पता चल रहा है कि जुलूस जा रहा है, उसका विरोध होता है, फिर पत्थरबाजी होती है, फिर वहां से पेन ड्राइव निकाल के एक लड़का भाग जाता है, उसके पीछे पीछे रामगोपाल और उसके एक दो साथी जाते हैं और रामगोपाल जोश में आकर उसके घर पे लगे हुए झंडे को काट के भगवा झंडा लगाने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में 4 से 5 गोलियां उसके ऊपर दाग दी जाती हैं। अब आप समझिए कि इन लोगों की हिम्मत समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल में इतनी ज्यादा सीटें आने के बाद कितनी बढ़ गई है कि पुलिस बल है, हजारों की भीड़ है, उसके बावजूद ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, और उससे भी जब उनको तसल्ली नहीं होती है तो वो सीधे गोली चला रहे हैं। वीडियो में एक और वीडियो है जिसमें सीधे तौर पर गोलीबाजी करते हुए आदमी दिख रहा है, पत्थरबाजी एक लड़का वीडियो बना रहा है, जो जब रामगोपाल मिश्रा को उतारा जा रहा है तब उस पर भी पत्थरबाजी होती है और राइफल दिखा के उसको गोली चलाने की कोशिश होती है। इस दौरान में पुलिस कहाँ थी? पुलिस के पास जो हथियार थे, क्या वो लकड़ी के हथियार थे? क्या वो पुलिस वाले अक्षम थे? क्या वो अधिकारी अक्षम थे? अगर उन लोगों ने त्वरित जवाबी कार्रवाई की होती, अगर उन लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो ये दंगा इतना नहीं भड़कता। ये जो प्रतिक्रिया थी जो देखने को मिल रही है कि 3 दिन से ये जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि 2 दिन से बहराइच जल रहा है, और उसके अलावा देखिए ये अकेली घटना नहीं है। इसी मूर्ति विसर्जन के दौरान कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ, पत्थरबाजी हुई मूर्ति के जुलूस पर। पश्चिम बंगाल में भी कई जगह पे ऐसी घटनाएं हुई है, झारखंड में भी हुई है, उत्तर प्रदेश में तो ये सब हो ही रहा है, उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से भी इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, और कर्नाटक तेलंगाना में कई जगह ऐसा हुआ है, असम से लेके हर जगह पर जहां भी इन लोगों को ये लगता है कि हाँ वो ताकतवर है या उनके ऊपर अखिलेश यादव जैसे किसी नेता का संरक्षण है, तो वो इस तरीके की घटनाएं करते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन जो ताजिए के जुलूस होते हैं या दूसरे इनके जुलूस होते हैं, उन पे कभी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती हैं। हमारे देश में एक और सबसे बड़ी कमी है कि आज भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर कब्जा उन लोगों का है जो या तो कांग्रेसी है या फिर वो वामपंथी है, और ये लोग एक अलग तरीके का एजेंडा चलाते हैं, जैसा गोधरा कांड में भी हुआ था। गोधरा कांड क्यों हुआ था, कौन उसका अपराधी था, इस पर चर्चा नहीं हुई। गोधरा के बाद जो दंगे हुए उसमें जो कुछ हुआ उस पर ही चर्चा होती रहती है। और गोधरा कांड में भी लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए एक जांच रिपोर्ट पेश की गई, और इसमें यह कहा गया कि जो आग लगी थी बोगी में, ट्रेन की बोगी में, जिसमें लोग मर गए थे, जल के मर गए थे, वो आग उन लोगों ने खुद जलाई थी, जिससे कि वोट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सके। यहां भी अखिलेश यादव का यही कहना है कि ये सब चूंकि उपचुनाव आ रहे हैं, उस उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम करने के लिए और हिंदुओं का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी करा रही है। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में कोई भी, चाहे चैनल वाला हो, पत्रकार हो, पक्षकार हो, प्रपंचकार हो, रवीश कुमार जैसा या अखिलेश यादव जैसा, राहुल गांधी जैसा कोई तथाकथित पार्टी का दल नेता हो, वो झूठ बोलता है, भ्रम फैलाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो बचकर निकल जाता है। उसे जो फायदा लेना होता है, जो अफवाह फैलानी होती है, वो अफवाह फैल जाती है। उसके दुष्परिणाम समाज को भुगतने पड़ते हैं, देश को भुगतने पड़ते हैं। होना ये चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की झूठी बातें फैलाता है, झूठे जो नैरेटिव फैलाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए एक कानून बनना चाहिए, जिससे ये लोग झूठ फैलाने से डरेंगे और उसके दुष्परिणाम समाज को नहीं भुगतने पड़ेंगे। आज जो बहराइच में हो रहा है देश के अन्य हिस्सों में भी हो सकता था, लेकिन वहां नहीं हुआ, क्योंकि वहां जो प्रतिक्रिया करने वाले लोग थे वो ज्यादा सहिष्णु थे, उन लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बहराइच में इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि बहराइच उसी पूर्वांचल से आता है जहां पर कभी मुख्तार अंसारी का आतंक हुआ करता था, यानी एक वर्ग विशेष का वो संख्या में कम होते हुए भी लोगों के ऊपर किस तरीके के अत्याचार करते थे, उससे जो लोगों के अंदर गुस्सा था वो रामगोपाल मिश्रा की हत्या होने के बाद में और उस पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई न होने की वजह से लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि आसपास के ग्रामीण सड़कों पर निकल आए और फिर उन्होंने जहां भी कोई भी इस तरीके के लोगों का घर दिखा, दुकान दिखी, उनको उन्होंने जला दिया, मारपीट की, तोड़फोड़ की। हालांकि ये सब गलत है,
लेकिन इस गलती के पीछे सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और पुलिस के वो लोग हैं जो अगर त्वरित कार्रवाई करते और उन अपराधियों के ऊपर जवाबी कार्रवाई में अगर 2-4 हवाई फायर भी कर देते तो शायद अपराधी इतनी बड़ी घटना नहीं करते। लेकिन चूंकि पुलिस वहां देख रही थी और उल्टे जो मूर्ति विसर्जन में जाने वाले लोग थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने गोलीबारी तक कर दी। और गोली केवल एक नहीं चली, 4 से 5 गोलियां चलाई गई। आप समझिए कितना समय लगता है 4 से 5 गोलियों में। जो पुलिस वाले थे वो वहां उस घटना स्थल से मुश्किल से 10 से 20 मीटर की दूरी पर थे। पुलिस वालों की संख्या 50-60 थी। वो किससे डर गए थे, क्या सोच उनके अंदर चल रही थी, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि माफिया अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरीके की रहम की या डर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी कार्रवाई कीजिए। आपको जो हथियार दिए गए होते हैं वो आपकी आत्मरक्षा के लिए है और जनता की रक्षा के लिए है, जिसको निभाने में ये जो पुलिस वाले थे ये सब के सब नाकामयाब हुए। और हम तो ये कहेंगे कि जितने भी पुलिस वालों की ड्यूटी वहां पर थी उन सबको सस्पेंड और निष्कासित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करने में नाकामयाब हुए, जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई और ये सब हो रहा है। बड़े अधिकारी चाहे वो मोनिका रानी हो या फिर बृंदा शुक्ला, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने समय रहते उस कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। वहां पर जाके इन्होंने मार्च तो किया, लाठीचार्ज तो किया, लेकिन जो अधिकारी थे उन पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। निश्चित ही ये देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सोचना यह भी होगा कि जो लोग इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं, जो लोग उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट पैदा करते हैं, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है कि जली हुई पंचर की दुकान दिखाई जा रही है, वर्ग विशेष के लोगों को सामने लाया जा रहा है, उनके नाम पूछे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस दंगे में नुकसान किसका हुआ है। लेकिन नुकसान से पहले इस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जैसे लोग हैं जो बजाय इस पर चर्चा करने के वहां पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, उनका हौसला कैसे बढ़ा, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये वोट के लिए किया गया है और हम आएंगे तो इन लोगों को संरक्षण देंगे, यानी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो डीजे बजा रहे थे, जो मुस्लिम इलाके में होकर मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस लेकर जा रहे थे। अब आप सोचिए, मेन रोड है, चौड़ी रोड है, उसके आसपास, और ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका था। अब्दुल हमीद के मकान के बगल में एक तिवारी जी का मकान है, उनकी मोटरसाइकिल भी इसी झगड़े के दौरान जला दी गई। तो जब ऐसा इलाका है जहां हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, उस इलाके में भी अगर इन लोगों की हिम्मत इतनी बड़ी है कि अपने छत पर ये पत्थर इकट्ठे करते हैं, गोलीबारी करते हैं और धड़ल्ले से भाग भी जाते हैं, तब आप समझिए कि अगर अखिलेश यादव जैसी कोई सत्ता उत्तर प्रदेश में रही होती तो इसके बाद उत्तर प्रदेश कितना भयंकर रूप से जल सकता था। इन सब पर विचार करने की जरूरत है। सच न दिखाया होता तो आज पूरे देश में यही नैरेटिव चल रहा होता कि जो दंगा हुआ है वो गाने उल्टे सीधे बजाए गए थे, उनका विरोध हुआ और उसके बाद जबरदस्ती घर में घुसकर एक झंडा बदलने की कोशिश हुई और इसीलिए गोलीबारी हुई। यानी कि वो यहाँ पर गोलीबारी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि गानों का विरोध हुआ, फिर पत्थरबाजी हुई और एक लड़का उस पेन ड्राइव को लेकर भाग गया और जब उसके विरोध में लड़के गए तो वहां पर गोलीबारी कर दी गई। एक नहीं 4-4 गोलियां मारी गई और इसके बावजूद अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वो इन सब का इनडायरेक्टली बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। एनडीटीवी और एबीपी न्यूज जैसे चैनल उन सारी घटनाओं को अलग रूप देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।